हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपसे डिसाइड किया था, हमने बात की थी राइट, उसी अकॉर्डिंग आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर हाजिर है, जैसा कि हमने कमेंट किया था। सो आज जिस चैप्टर के साथ मैं कहानी को शुरू करने वाला हूँ, दैट इज नॉन अदर देन इज मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर। अब यार मॉडर्न फिजिक्स में 4 फ्रेगमेंट्स है चैप्टर्स के, जिसमें एक पहला चैप्टर है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, दूसरा आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन न्यूक्लियर फिजिक्स और देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें से पहले चैप्टर का एक स्पेसिफिक कंसेप्ट, मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक कंसेप्ट पे रेगुलरली फ्रीक्वेंटली पूछे गए सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ लाइट पे आज मैं बात करने वाला हूं, और हमारा आज का कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दिया हुआ है। अब यार सबसे पहले तो कुछ चीजें क्लियर करते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अब जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है, जिस तरह से आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है। अब रे ऑफ लाइट जब अगर फॉल होती है तो रे ऑफ लाइट की अपनी कुछ एनर्जी है। जब वो लाइट फॉल होगी, मेटल सरफेस पे टकराएगी, तो टकराने के बाद उससे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा इक्वेशन की लैंग्वेज में समझते हैं, कंसेप्ट की लैंग्वेज में समझते हैं। तो आइए कंसेप्ट की लैंग्वेज में बात करते हैं। सो कंसेप्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यार फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या चीज है जरा समझेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का सिंपल कहना था कि भाई फोटोन की एनर्जी h म्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी h म्यू, जो फोटोन की एनर्जी आ रही है उससे हो क्या रहा है, उससे सबसे पहली चीज तो काम हो रहा है, यानी वर्क फंक्शन प्लस जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब लाइट द्वारा आई गई फोटोन की एनर्जी, फोटोन की जो एनर्जी है उससे सबसे पहले तो आप वर्क फंक्शन कर रहे हैं। वर्क फंक्शन का क्या मतलब हुआ, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालना एक काम है, तो वो काम के लिए जो एनर्जी वेस्ट होगी दैट इज द वर्क फंक्शन पार्ट। और उसके बाद बची हुई एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। जैसा आप इक्वेशन देख सकते हैं, आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो फ्रेमिंग आपको वहां पे दिखाई दे रही है, सिमिलर मैनर। इज इट क्लियर? अब ये तो एक इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, ये तो एक इक्वेशन है, बट कुछ और बातें भी करते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई म्यू का मतलब क्या होता है और म्यू नॉट का मतलब क्या होता है। म्यू का मतलब होता है सी बाय लैम्डा, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो आपने यूज किया है। क्या बोला मैंने? इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो आप यूज कर रहे हैं। और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज सी बाय लैम्डा नॉट, इट इज सी बाय लैम्डा नॉट। इट्स अ फ्रीक्वेंसी, या दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखें, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सवाल ये आता है सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है? तो याद रहे ये जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है? तो ये पैरामीटर डिपेंड करता है मटेरियल, मेटल पे। अगर मेटल चेंज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज, मेटल चेंज, वर्क फंक्शन चेंज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, द मेटल जो आपने यूज किया है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर? आगे सुनिएगा, ये एक बार डिसाइड हो गया वर्क फंक्शन। अच्छा, आपने अगर एक्सपेरिमेंट के दरमियान अगर मटेरियल चेंज नहीं किया, मेटल चेंज नहीं किया, तो क्या होगा भाई? अगर आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं, मेटल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वर्क फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। वर्क फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक वजह से चेंज होता है, वो है अगर आप मटेरियल चेंज कर दे तो, अदरवाइज अगर आप मेटल चेंज कर दे तो। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और रूल ये कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़े आराम
होगा, वरना होना थोड़ा मुश्किल है, नहीं होगा इनफैक्ट क्लियर। चलिए काइनेटिक एनर्जी सेक्शन क्या कहते हैं। अब यह है कि भाई आपने फोटोन की एनर्जी दी, फोटोन की एनर्जी ली, फोटोन की एनर्जी मतलब लाइट की एनर्जी, और उससे कुछ वर्क फंक्शन हुआ, लेकिन वर्क फंक्शन के बाद भी अगर एनर्जी बची हुई है, अगर वहां पे एनर्जी बची हुई है तो क्या होगा, सो उस बची हुई एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाता है उस बची हुई एनर्जी से, ठीक है। तो इसका एक सिंपल इक्वेशन है, कई बार इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए यहां पे आप देख सकते हैं कि म्यू के जगह आप सी बाय लैम्डा और म्यू नॉट की जगह यानी वर्क फंक्शन की जगह चीज पुट कर सकते हैं। तो आपके सामने इक्वेशन बनता है एक्स सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एक्स सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए अडिशनल फॉर्मूला बनता है जिसे आप वेवलेंथ का फॉर्मूला कहते हैं। अब क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया ये मैटर करता है। अगर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में अगर हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करिए, अगर हमारे क्वेश्चन में वेवलेंथ बेस्ड डेटा दिया हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर? ठीक है। इसी में इसी सिस्टम में, जी हाँ, इसी सिस्टम में एसोसिएटेड एक और पार्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यार ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है सोच के देखो कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या थॉट प्रोसेस है, उसकी कहानी को जरा थोड़ा सा मैं समझता हूं। ठीक है, तो आइए उसी कहानी को थोड़ा समझते हैं ना, ध्यान दीजिए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी को मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। असल में उन्होंने ये कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, ठीक है। बट उन्होंने ये कहा कि मान लो अगर मैं कोई पोटेंशियल, आप देख सकते हैं डायग्राम में वहां पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है, अगर वो पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया जाता, अगर वो पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया जाता तो उन्होंने ये सोचा कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। उनको ऐसा लगा कि भाई आपने यहाँ पे बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहां जा पा रहा है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से आपने प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां जा पा रहा है, अदरवाइज नहीं जा पाता, सिर्फ अदरवाइज नहीं जा पाता। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कोई पोटेंशियल प्रोवाइड ना करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां निकल तो जाएंगे। आपने लाइट को स्ट्राइक कराया, लाइट को स्ट्राइक कराने से फोटोन तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन तभी करंट प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचे, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, तभी तो फोटो करंट डेवलप होगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा माना कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए कुछ पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। तो अगर हम वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाएंगे और फोटो करंट डेवलप होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया, अगर आप कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक, बट हुआ क्या, उन्होंने कोई पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया, बट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो करंट का मीटर वहां पे लगा हुआ है उसमें रीडिंग शो हो रही है, मतलब फोटो करंट डेवलप हो रहा है, फोटो करंट जो है वो डेवलप हो रहा है। अब सवाल यह है कि भाई मैंने तो कोई पोटेंशियल प्रोवाइड ही नहीं किया, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचे कैसे? तो जवाब मिला कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेल्फ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी थी। अब इलेक्ट्रॉन की अगर खुद की काइनेटिक एनर्जी है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से एक प्लेन से दूसरे में पहुंच गया, उसे आपके पोटेंशियल की या एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं थी। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे लेकिन कुछ पहुंच गए। तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए किसी मेटल पे लाइट फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लाइट फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन फोटो करंट डेवलप नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करते हैं, अगर हम पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, फोटो करंट नहीं डेवलप होगा। बट उनका ऐसा सोचना गलत हो गया क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे और कुछ फोटो करंट डेवलप हो गया। एट दैट टाइम उन्होंने थॉट किया कि काम करते हैं, अपोजिट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अपोजिट पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां
कहां जा रहा है, अपनी खुद की एनर्जी से। तो आप यहां पे पॉजिटिव प्लेट लगाइए और यहां नेगेटिव प्लेट लगाइए। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वापस खींचेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी भी है तो वहां पे नहीं जा पाएगा, बल्कि वापस आ जाएगा। वो वहां पर नहीं जा पाएगा। ये मिनिमम पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया, इस मिनिमम पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये बहुत काम की चीज है बेटा आइंस्टाइन इक्वेशन में। ये मिनिमम पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी से भी अगले प्लेट तक नहीं पहुंच पाता, मतलब फोटो करंट डेवलप नहीं होता है, सिंपल। अच्छा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोक रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक रहा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोक रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पहले कैसे पहुंच रहे थे? खुद की काइनेटिक एनर्जी से। कैसे पहुंच रहे थे? खुद की काइनेटिक एनर्जी से। अब अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोक रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसको रोक रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दैट इज h mu is equal to h mu naught, that is work function, plus E V naught. Kinetic energy can be replaced by stopping potential. Yes, kinetic energy can be replaced by stopping potential and can only be replaced by stopping potential, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पे यूज किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल को रोकता है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को रोकता है। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल ही रोकता है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे को इक्वेट की जाती है, समझ आया? सो दीज आर ऑल द इक्वेशंस एंड द फंडामेंटल्स जो मैंने इसके बारे में बात किए थे। अब आइए हम ये डिस्कस करते हैं कि आने वाले नीट के एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल पिछले साल इसी कंसेप्ट पे पूछे गए हैं। ठीक है, सो लेट्स। सवाल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, सिंपल। ठीक है, क्या कह रहा है? द वर्क फंक्शन आपको वहां दिखाई दे रहा है, भाई हमें यहां दिखाई दे रहा है। सुन चलिए, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The longest wavelength that can cause photon emission of the substance is approximately। तो सवाल बहुत सिंपल है भाई, वर्क फंक्शन दिया है और तुम्हें वेवलेंथ के बारे में बात किया गया है। तो आपके पास वर्क फंक्शन का सवाल फॉर्मूला होता है h mu naught, बताया था ना, दैट इज hc by lambda naught। अब आपको यहां पे क्या करना है भाई, फाई की वैल्यू निकालना है। lambda naught इज इक्वल टू hc by फाई। ठीक है, अब चलिए, अब सवाल आपको पता है h की वैल्यू, c की वैल्यू, सारा वेरिएशन आप जानते हैं। तो देखिए जरा क्या इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे जो सवाल आपके सामने फ्रेम हुआ है, दैट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे h की वैल्यू पुट करनी है, c की वैल्यू, c इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद एक रिलेशन आप याद रखिए, h की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करने के बाद एक रिलेशन आता है 1240। रिलेशन याद रखिए, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि याद रख लीजिए कि h का वैल्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू और c का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो याद रखिए आंसर आता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों याद रखना है? क्योंकि ये आपका समय बचाएगा और कुछ नहीं। जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, अपॉन यहाँ पे आ गया 4, सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए और आप आउट ऑफ दैट आपको आंसर मिल चुका है। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी। ठीक है, सो द आंसर फॉर दैट 1 नंबर क्वेश्चन इज डी, सिंपल। ठीक है, एम आई क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सो ये आपके लिए पहला सवाल। चलिए आइए अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया है आपको दिखाई दे रहा होगा, नीट 2019 में पूछा हुआ सवाल है, 2019 में। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। देखो सेम कंसेप्ट, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने 2018 की नीट में पूछा हुआ सवाल नंबर 2, 2018 की नीट में पूछा हुआ सवाल। अब 2018 की नीट में सवाल क्या पूछा हुआ देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां पे क्या बोला था, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट। क्या बोला है? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है हमने, एनर्जी लिया है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v1 स्क्वायर। जाहिर सी बात है, वेलोसिटी v1 है तो एनर्जी v1 स्क्वायर हो गया, हाफ m v1 स्क्वायर। नाउ अब वो कह रहा है कि
अगर फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ऑफ वी नॉट हो गई तो उस सिचुएशन पे आपको काइनेटिक K1 की सिचुएशन है, K2 की सिचुएशन निकालिए, तो वो आ जाएगी हाफ एम V2 स्क्वायर। आपका टारगेट बहुत सिंपल है, आपको V1 बाय V2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए, फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है? फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन कहता है दैट H mu is equal to H mu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला है ना। तो इससे दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन कहां से आएगा? यहां से, तो ये आ गया H2V mu naught is equal to H mu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m V1 स्क्वायर, है ना। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन H, अब यहां पे आ गया 5V naught, तो 5V naught HV naught प्लस हाफ m V2 स्क्वायर, ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। अब आप समझदार हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, सॉल्व करिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज गिवन एज, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा A। सो इसका वैल्यू आता है A, ठीक है। सो दिस इज 1/2 का रेशियो आएगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज V1 by V2, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इसका आंसर आएगा 1/2, दैट इज द आंसर। एम आई क्लियर? अब यार मेथड दे दिया, पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, अप्रोच समझा रहा हूं। और सवाल देखिए कौन सी ईयर में आया है, इन द ईयर नीट 2018। 19 में एक सवाल पूछा हुआ है, 18 में एक सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए आगे बात करेंगे 17, 16, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, एवरी ईयर। हमने पहले ही कहा था वो कंसेप्ट उठाएंगे जिससे बार बार हर साल लगातार सवाल बनाए जा रहे हैं, और उसमें से एक कंसेप्ट है ये, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता हुआ, चेक आउट द थर्ड क्वेश्चन, रीड करिए जरा क्या है। आपको थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता हुआ, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगेन अ फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दिया है? 3250 into 10⁻⁻10, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट, अच्छा आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट भी दिया हुआ है, कितना दिया है? 2536 into 10⁻⁻10, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, ठीक है। चलिए, आपको H की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दी गई है, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। आपको H की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 4.14 into 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको C की वैल्यू जैसा आप सब जानते हैं 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दोनों वैल्यूज आपको उठा के दी गई है। आपको पूछा क्या गया है? वेलोसिटी निकालना। अब वेलोसिटी कैसे निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी से। आइए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? H mu is equals to H mu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। H mu की वैल्यू हो जाएगी hc by lambda is equal to hc by lambda naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप लोग समझदार हैं, आपको सारी चीजें यहां दिखाई दे रही है। hc by lambda minus hc by lambda naught equal to काइनेटिक एनर्जी। आप देख सकते हैं, आपको H दिया है, C दिया है, लैम्बडा दिया है, लैम्बडा नॉट, सारी बातें दी गई है। आप इस इक्वेशन में सिंपली पुट कर सकते हैं, और इसका आंसर सवाल नंबर थर्ड का आंसर आपको दिया हुआ है, दैट इज, हाँ, थर्ड वाले आंसर में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने दिया है। वहां पे ए वाला ऑप्शन भी सही है और डी वाला ऑप्शन भी सही है। नीट में आए हुए सवाल है, ए वाला ऑप्शन भी सही है, सारा वैल्यू पुट करिए। आप पुट करके जब आपको सॉल्व करेंगे आपको सिंपल आंसर आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा कैलकुलेशन करने की वजह से वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब यार मैथमेटिकल अप्रोच तो लगा लीजिए। चलिए, क्या ये सारी बातें सवाल नंबर 3 ऑन द फ्रेम। और ये सवाल कौन सी ईयर में आया है? इन द ईयर 2017 में पूछा हुआ सवाल है। आप नोटिस कर रहे हैं, 19 में एक सवाल, 18 में एक सवाल, 17 में एक सवाल, कंसेप्ट वही है, सेम कंसेप्ट, सेम अप्रोच। हमने टॉपिक ही वही पिक किया है, और इस वीडियो सीरीज में वही टॉपिक पिक किए जाएंगे जो फ्रीक्वेंटली बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं, एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये चैनल आपके लिए बहुत काम का चैनल है भाई, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, मेरा किसी देरी के सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का अप्रोच समझते हैं, आइए देखते, आ जाओ। मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहते हैं? सवाल नंबर 4 आपके सामने ऐसा है कि फोटोन है, आप देख सकते हैं, फोटोन जिसकी एनर्जी दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी
ठीक है, फोटोन की सीधा सीधा आपको एनर्जी दी है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। एक इंसिडेंट ऑन द कैथोड सी प्लेट फोटो सेल है, और उसकी मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय द फोटोन, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय द फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे मैक्सिमम एनर्जी जो एमिटेड हुआ है, ठीक है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी वहां पे एमिट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ होगा सोचो। आप बोल रहा है, यहां पे क्या बोला गया कि एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये तो एनर्जी ऑफ लाइट है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और एनर्जी मिली उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गई किधर? तो जाहिर सी बात है भाई, ये वाला कहां चला गया होगा? वर्क फंक्शन में चला गया होगा। तुमको बोलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। कौन सी बड़ी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना? ठीक है। अब क्या बोला सिर्फ क्या बोला कि अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गई, तो वेस्ट कितनी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां वेस्ट हुई होगी? वर्क फंक्शन में। अब वो कहता है कि अगर एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दी जाए, अगर एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी जाए, तो जाहिर सी बात है वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो वर्क फंक्शन तो वही रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस। और दूसरा सेक्शन आएगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में इस सिचुएशन में जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई साहब, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मैंने पहले ही कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल E V नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3 यहां पे पुट कर दिया जाएगा, यहां पे पुट किया जाएगा, दिस इज 3 E V, दैट इज E V नॉट। E ने E को कैंसिल कर दिया, आपका आ गया V नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, सर +3 लिखे या -3, तो रिमेंबर दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, तो करेक्ट आंसर इज -3। Am I clear? है ना? तो सिंपल सी चीज है, लाइक करते चलिएगा चैनल को। बहुत सवाल नंबर 4 आपके सामने, तो आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर आया, दैट इज डी। Am I clear? सिंपल। आप देख रहे हैं ये सवाल कौन सी ईयर में? नीट 2016 में आया हुआ है। 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, एवरी ईयर सवाल बनाए जा रहे हैं, एवरी ईयर में इस टॉपिक पे सवाल बनाए जा रहे हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देखिए जरा सवाल नंबर 5 क्या कहते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू? देखो वहां पे कह रहा है कि एक मेटालिक सरफेस है जो इल्यूमिनेटेड किया गया है, लाइट की वेवलेंथ अपने को दी है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन एज लैम्डा, ठीक है। और वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मजे की बात देखिएगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट किया जाता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में अगर सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, सेम सरफेस अगर लाइट अब वेवलेंथ दे दिया जाए, लैम्डा 1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, अब लाइट जो है 2 लैम्डा हो जाए, उस सिचुएशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, ये V1 की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? V/4 हो जा रही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब पहले तो वर्क फंक्शन निकालो, वर्क फंक्शन से वेवलेंथ अपने को निकालना पड़ेगा। अगेन मेथड वही है, आपके सामने 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके सामने आपका आंसर है। चलिए आइए इक्वेशन बनाते हैं। अब अगेन फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन ये कहता है दैट इज h mu is equals to h mu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। h mu को लिखा जा सकता है hc by lambda, ये लिखा जा सकता है hc by lambda naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। am I clear? अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की लैंग्वेज में लिखेंगे E into V, राइट। तो अगर आप इससे पहला इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1 और यहाँ पे आ जाएगा V1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और फिर सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा hc by lambda 2, ये वाला टर्म तो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है, दिस इज EV2, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका लैम्डा 1 है, ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ये आपका लैम्डा 2, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। ये दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इस सवाल का जवाब जो है लेट मी चेक,
इस सवाल का जवाब जो आपको मिलेगा दैट इज बी ऑप्शन। इस सवाल में आपको बी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। दैट इज जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, ये आंसर आ रहा है। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, सॉल्व करके सिंपल, मैं यार मैथमेटिकल रूल नहीं समझा सकता चीजें, मेरा टारगेट यही है जस्ट आपको बताना कि सवाल में क्या दिया है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। थ्योरेटिकल अप्रोच को समझे। आप एक बात नोटिस करें, बार बार हर बार केवल एक ही मेथड यूज हो रहा है, एक ही इक्वेशन यूज हो रहा है, इसी इक्वेशन पे आए हुए सवाल है, हर साल आ रहे हैं। ये जो सवाल आपने पूछा हुआ अगेन दिस 2016 का सवाल जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं, ये सवाल नंबर 5 है। 5 सवाल किया 2019, 2018, 2017, 2016, ठीक है, एवरी ईयर। 2016 में आप जब देख सकते हैं 2016 में 2 सवाल पूछे हुए, 16 और 16 2 सवाल 2016 में पूछे हुए, एक ही कंसेप्ट, एक ही टॉपिक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। चलिए आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ऐसे और टॉपिक पे चलते हैं। आ जाओ, चलिए। सो अगला सवाल सेम कंसेप्ट 2015 में पूछा हुआ सवाल, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ, जैसा आप सब देख सकते हैं, ठीक है। 2015 में पूछा हुआ सवाल है, क्या पूछा है? लाइट photoelectric surface illuminated with a monochromatic wavelength lambda and lambda by 2. The maximum kinetic energy in second case is 3 times the first case. Maximum kinetic energy तो बोलता है वर्क फंक्शन मटेरियल निकालिए। चलिए आइए, अगेन वही रिश्ता वही है, सोच नहीं है। चलो मेरे भाई आ जाओ, चलिए। तो सबसे पहले आपने लाइट लैम्डा 1 की जगह लैम्डा यूज किया, लैम्डा 2 की जगह लैम्डा बाय 2 यूज किया, ठीक है, ये सिचुएशन होगी। आपने मटेरियल चेंज नहीं किया तो वेवलेंथ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये रूल हो गया, है ना। अब पहली इक्वेशन उठाते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल आपके सामने आ गया कि दिस इज लैम्डा 1 और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई hc by lambda 1 minus hc by lambda naught, that is equals to first kinetic energy. This is the first case. Similarly hc by lambda 2 minus hc by lambda naught, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, that is kinetic energy of the second case, ठीक है। अब सवाल में आपको बड़े प्यार से ये कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड केस इज 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट केस। अब बाकी आप सब लोग समझदार हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड केस यहां पुट करिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट केस यहां पुट करिए और इसको इवैल्यूएट कर दीजिए। जैसे आप इसको इवैल्यूएट करेंगे इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आएगा सवाल नंबर 31 का, जो अप्रोप्रिएट आंसर सवाल नंबर 6 का जो अप्रोप्रिएट आंसर आता है दैट इज सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। आप सीधा ये डेटा उठा के वहां रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2015 में पूछा हुआ अगेन सेम कंसेप्ट क्वेश्चन। पर्पस समझ रहे हैं इस वीडियो का? पर्पस इज वेरी क्लियर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये कंसेप्ट आप नोटिस कर रहे हैं 2019 में, 2018 में, 2017 में, 16 में 2 बार, 15 में, एवरी ईयर आ रहा है। मतलब 101% श्योर है कि इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाएगा। हमारे वीडियो सीरीज का पर्पस यही है, वो कंसेप्ट आपके सामने लेके आएंगे जो रेकरेंटली पूछा जा रहा है, एवरी ईयर पूछा जा रहा है, और उस कंसेप्ट को आपका जो थॉट है, आपका जो प्रोसेस है, उस थॉट पे लेके आएंगे। भाई एवरी ईयर इस कंसेप्ट पे सवाल बनाए जा रहे हैं, तो इस सवाल को, इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन पार्ट है, या आपके सवाल या आपके हवाले हैं, अपने साथियों झेल लीजिएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट द अप्रोच। 6 सवाल हमने कर दिए, एवरी ईयर हमने सवाल किए, और आप नोटिस कर रहे हो कि एवरी ईयर सेम कंसेप्ट पे सवाल पूछे जा रहे हैं, सेम कंसेप्ट पे सवाल बनाए जा रहे हैं बिना किसी वेरिएशन के, ठीक है। चलिए अगेन सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 आ जाएंगे। सवाल नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अगेन आई विल गिव यू द अप्रोच ऑफ सवाल नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? सवाल नंबर 7 कह रहा है that a certain metallic surface is illuminated with a monochromatic light of wavelength lambda. लाइट का वेवलेंथ लैम्बडा है, ठीक है, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है, ठीक है। if the same surface is illuminated with the wavelength 2 lambda, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया v0। अब आपसे पूछा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए। ये सवाल हमारी तरफ से आपके लिए
छोटा सा गिफ्ट है। प्लीज कमेंट योर आंसर। वीडियो को पॉज करिए और अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर आपको लगता है ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि सिमिलरली ऐसा सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सवाल नंबर 5वां जो सवाल था, 5वां सवाल सेम पैटर्न का था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका सवाल का जवाब आप पे छोड़ता हूं, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या सही आंसर है। सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 7 आसान सवाल था। अगेन फॉर्मेटेड सवाल था, यूज किया हुआ सवाल था। ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अच्छा, ये सवाल कौन सी ईयर में आया है नोटिस कर सकते हैं। ये सवाल 2015 के थॉट प्रोसेस में आया हुआ है। 2015 में भी 2 सवाल आए हैं सेम कंसेप्ट पे। अप्रोच क्लियर हो रहा है हमारे पर्पस का, दैट इज क्लियर। एवरी ईयर सवाल बनाया जा रहा है इस पे, एवरी ईयर। इसका मतलब आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको चीजों को किस तरह से प्रिपेयर करना है। हमें क्लियर? चलिए सो अगला सवाल ले लेते हैं। आज एवरी ईयर, कौन सी ईयर तक जाऊं? मैंने 2019 से शुरू किया, 15 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। आइए चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। ठीक है, आइए बेस्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल नंबर 33 फॉर यू। सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 33 आपसे कह रहा है that when energy of an incident radiation, energy of an incident radiation मतलब is equal to h mu की बात कर रहा है। अगर इसे हम लोग इंक्रीज बाय 20%, अगर आप इसे इंक्रीज कर दें, कितने परसेंट से इंक्रीज कर दें भाई? 20% से इंक्रीज कर दें, देन काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron emitted from the metal surface increase by, वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? पहले काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब वो इंक्रीज हो गया है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बोला है वर्क फंक्शन निकालो। व्हाट इज दैट? कि भाई वर्क फंक्शन निकालिए। तो आइए जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा। अब आपको बहुत सिंपल है, देखो इधर ध्यान देंगे। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगेन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन यानी h mu नॉट, इसको मैं सीधा फाइल लिख देता हूं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका इक्वेशन है ना। अब आप सिंपल से सिचुएशन बताइए। पहले सिचुएशन में एनर्जी जब आपने E यूज किया, कितना E यूज किया, तो आपका वर्क फंक्शन 5 था और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब अगर आपने एनर्जी को 20% से बढ़ा दिया, तो पहले अगर एनर्जी E थी तो वो हो जाएगी 1.2 E। कितना हो जाएगा? 1.2 E। जाहिर सी बात है 20% से बढ़ गई है, तो यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगा 5 का एज इट इज, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आप समझदार है, यहां से एक 5 की वैल्यू निकालिए, यहां से दूसरी 5 की वैल्यू निकालिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, E मिल जाएगा। जैसे E मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन लेट मी चेक। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन एज बी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है, दैट इज बी। दैट इज यहां पे 5 नॉट की वैल्यू आ रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे ये चीज आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पार्ट मेरा काम है, अप्रोच समझाना। मैंने आपको अप्रोच बता दिया, काम सॉल्व करना ये आपका काम है माय डियर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि भाई क्या नोटिस कर रहे हो आप। अगेन फिर से उसी कंसेप्ट में सवाल आया है, ढंग थोड़ा अलग है, अप्रोच वही है। और ये सवाल कौन सी ईयर में पूछा हुआ है? ये सवाल आपको पूछा हुआ है इन द ईयर 2014 में। ये सवाल आपको पूछा हुआ 2014 में, 14 में सवाल पूछा हुआ। मतलब क्या नोटिस कर रहे हैं आप? एवरी ईयर, फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर इस कंसेप्ट पे सवाल आ रहा है, तो इस सवाल को जरूर 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 आपको सॉल्व करना है। एम आई क्लियर? क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? पक्का? सो दीज आर ऑल दी अप्रोचेस। ये सवाल नंबर 33 है, सवाल नंबर 8 है, सॉरी सवाल नंबर 8 है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ये सारे फॉर्मेट हमने जो डिस्कस किए, 8 सवाल डिस्कस किया 2019 से लेकर 2014 तक, और आपने नोटिस किया कि एवरी ईयर फ्रीक्वेंटली इस पे सवाल आ रहा है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक शीट दी जाएगी, शीट में इसी कंसेप्ट पे बेस्ड इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जितने भी सवाल एमएसटी सीईटी की सॉरी नीट के एग्जाम में आए हुए रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं।
कमेंट सेक्शन में सातवें वाले सवाल का जवाब जरूर बताइएगा और जितने सवाल हम आप डिस्क्रिप्शन में देखिए वो सारे सवाल सॉल्व करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको फील हुआ होगा कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी ईयर इससे सवाल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ, अगले ट्रिगर कंसेप्ट जो आने वाले समय में डेफिनेटली ये साबित होगा कि सवाल आएगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।